दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस एसआई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। जो क्वेश्चन पेपर आपका 12 दिसंबर 2017 में हुआ था शिफ्ट फर्स्ट में, उसके अंतर्गत जिस तरीके के क्वेश्चंस आपके रीजनिंग से पूछे गए थे उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। और इससे अलावा दोस्तों आपके लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज है कि हमने यूपीएसआई का मैथ और रीजनिंग स्पेशल एक टारगेटेड बैच स्टार्ट किया है, जहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इतना ज्यादा कंटेंट दिया जा रहा है कि आप कहीं पेड कोर्स पे भी जाके इतना ज्यादा कंटेंट प्राप्त नहीं कर सकते। तो चलिए दोस्तों, मेरा नाम है विजमान और आप देख रहे हैं एग्जाम स्किल यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन डायरेक्शन चैप्टर से आपका कार्तिक 10 किलोमीटर पूर्व में चलता है और बाएं मुड़कर वह 4 किलोमीटर चलता है। फिर वो बाएं मुड़ता है और 13 किलोमीटर चलता है। शुरुआती बिंदु से वो कितनी दूर होगा? देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके लिए क्या होनी चाहिए कि बाएं और दाएं का कॉन्सेप्ट आपको पता हो। जब वो बाएं मुड़ने की बात करे तो आपको पता हो कि वो किस डायरेक्शन में मुड़ेगा, और जब वो दाएं मुड़ने की बात करे तो आपको पता होना चाहिए कि वो किस डायरेक्शन में मुड़ेगा। तो चलिए दोस्तों बाएं को समझते हैं सबसे पहले कि बाएं का मतलब होता है लेफ्ट हैंड। कौन सा? लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड की यदि मैं बात करूं तो जब भी वो बाएं मुड़ने की बात करेगा तो आपको हमेशा एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है कि वामावर्त, हिंदी में कहे तो वामावर्त। वामावर्त से मेरा तात्पर्य है कि घड़ी की सुइयां जिस दिशा में घूमती है आप उसका अपोजिट घूमोगे। घड़ी की सुइयां जिस दिशा में घूमेगी आपको उसका अपोजिट घूमना है, तो उसको क्या कहेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। दाएं, दाएं का मतलब होता है दोस्तों राइट हैंड। राइट हैंड, और राइट हैंड से अभिप्राय है दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त का मतलब होता है दोस्तों जिस दिशा में घड़ी की सुइयां घूमती है। जिस दिशा में घड़ी की सुइयां घूमती है उसको क्या कहते हैं? क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त। और यदि वो घड़ी की सुइयों के विपरीत घूमे तो आप उसको क्या कहेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, हिंदी में वामावर्त। तो चलिए दोस्तों, बाएं घूमने की बात कर रहा है तो आपको क्या घूमना है? वामावर्त घूमना है। चलिए इसका फिगर देखिए। डायरेक्शन टॉपिक के अंतर्गत 3 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं और ये टाइप 3 का क्वेश्चन है जहां पे आपको इसका डायग्राम बनाना ही बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते कि इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक हो, बिना बगैर डायग्राम बनाए आप इसका सॉल्यूशन कर लो। तो चलिए डायग्राम बनाते हैं। मान लीजिए कि कार्तिक यहां इस पॉइंट पे स्थित है अभी, तो क्वेश्चन में क्या दिया? कार्तिक 10 किलोमीटर पूरब में चलता है। तो पूरब कहां होगा भाई? ये आपकी 4 डायरेक्शंस होती है, पूरब, पश्चिम, उत्तर और नीचे होती है आपकी दक्षिण। और इनके बीच में ये 4 सब डायरेक्शंस होती है जो होती है उत्तर पूरब, पूरब दक्षिण, पश्चिम दक्षिण और उत्तर पश्चिम। चलिए दोस्तों 10 किलोमीटर पूरब में चलता है तो पूरब में चलेगा किस तरीके से चलेगा? इस साइड चलेगा भाई, इसी तरीके से तो चलेगा। अब एक बात बताओ कि जब उसका मुख पूर्व दिशा में है तो बाएं किस तरफ घूमेगा? देखिए आपको बाएं घूमे या दाएं घूमे हैंड से कोई मतलब नहीं है, उसके मुख से कोई मतलब नहीं है। आपको हमेशा एक चीज याद रखनी है कि जब भी वो बाएं की बात करेगा तो आपको एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। कैसे? एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुइयों के विपरीत। तो घड़ी की सुइयां इस दिशा में घूमती है तो आपको कैसे? उल्टा घूमना है, तो इस दिशा में घूमेगा। ठीक है। बाएं मुड़कर वह 4 किलोमीटर चलता है, तो बाएं मुड़कर वो कितना चलेगा भाई? 4 किलोमीटर। इसके बाद फिर वो बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ो, बाएं इस तरीके से मुड़ोगे, फिर घड़ी की जब भी वो बाएं की बात करेगा आपको घड़ी की सुइयों के विपरीत घूमना है हमेशा, इस चीज को याद रखना बस। फिर वो बाएं मुड़ता है और 13 किलोमीटर चलता है। देखिए दोस्तों 10 किलोमीटर तो यहां तक हो गई और 3 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलता है, तो ये कितनी हो गई? 13 किलोमीटर। तो शुरुआती बिंदु से वो कितनी दूर होगा? जब वो शुरुआती बिंदु से दूरी की बात करे तो वो उन पॉइंट्स की बीच की मिनिमम दूरी की बात करेगा। कौन सी? कम से कम दूरी। इस और इस पॉइंट में कम से कम दूरी कौन सी होगी भाई? ये वाली, ये वाली होगी। अब देखो दोस्तों, यहां तक वो 10 किलोमीटर चला था, 3 किलोमीटर यहां चला। ये डायरेक्शन जो, ये डिस्टेंस जितनी यहां होगी उतनी यहां होगी, तो कितनी होगी? 4 किलोमीटर। तो ये आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ दिखा?
ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि आपने पढ़ा हो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण निकालना है हमको। तो दोस्तों ये 4 है और ये 3 है, आपको पूछा गया ये, तो ये क्या होगी, ये लंब है, ये आधार होगा आपका, और ये होगा आपका कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होता है, कहां पे, यहां पे कर लो, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर कितना है आपका, देखना, लंब है आपका 4 और 4 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों 16, प्लस आधार कितना है 3, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और ये स्क्वायर इस साइड जाके अंडर रूट। तो आपकी वैल्यू आई √25, या फिर आप कह सकते हो 5 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ दोस्तों, ऑप्शन डी 5 किलोमीटर। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। एक व्यक्ति का परिचय देते हुए कुमार ने कहा, वो मेरी सास के पति के इकलौते बच्चे का बेटा है। उस व्यक्ति का कुमार से क्या संबंध है। तो इसका सबसे पहले आपको क्या करना है कि फैमिली ट्री बनाना है। फैमिली ट्री कैसे बनाएंगे, एक व्यक्ति है कुमार, और एक किसका परिचय दे रहा है, एक व्यक्ति का परिचय दे रहा है। कुमार जो है एक व्यक्ति का परिचय दे रहा है, और वो कहता है कि वो मेरी सास, तो कुमार की जो वाइफ होगी, कुमार की जो पत्नी होगी, उनकी माताजी के बारे में। तो यही तो कुमार की सास होगी, कुमार की सास के पति, यानी कि कुमार की सास और इनके ससुर, ससुर जी, ये इनके पति हो गए। कुमार की सास के पति के इकलौते बच्चे, तो इकलौते बच्चे, एकमात्र बच्चे की बात की गई, तो एकमात्र बच्चा उनका ये होगी जो कुमार की पत्नी है। इसके बाद इकलौते बच्चे का बेटा है, इसका बेटा है, और इसके बारे में परिचय दिया कुमार ने सॉरी, कुमार ने इनके विषय में परिचय दिया, कुमार ने इनके विषय में परिचय दिया। बच्चे का बेटा है, उस व्यक्ति का कुमार से क्या संबंध है। तो पूछा किसके बारे में है, ये जो व्यक्ति है इसका कुमार से क्या रिलेशन है भाई। कुमार का कौन होगा, ये कुमार की पत्नी, कुमार की पत्नी का बेटा होगा, तो कुमार का भी तो बेटा होगा, तो कौन होगा, बेटा। और आप यकीन मानिए इतना सिंपल क्वेश्चन था, मात्र 30 सेकंड का क्वेश्चन है। 30 भी नहीं, आपको ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 सेकंड में भी कर सकते हो। बस आपको ध्यान रखना है कि ये फैमिली ट्री जो बनाएंगे ये किस तरीके से बनेगा, फैमिली ट्री किस तरीके से बनेगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा दोस्तों हमने आपको प्रोवाइड करा दिया ब्लड रिलेशन, जो आपका चैप्टर है ना, उसकी हमने वीडियो जो आपको प्रोवाइड करा दी है, तो आप उसमें जाकर देखना हमारे प्लेलिस्ट में। इतने जबरदस्त तरीके से आपको उनका कॉन्सेप्ट समझाया गया है कि बहुत अच्छे से। और इसके अलावा 2-3 चैप्टर और है जो आपके क्लियर हो चुके हैं, आगे भी इसी तरीके से कंटिन्यू रखेंगे। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन को देखते हैं। उस संख्या समूह का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। देखिए 4 संख्या आपको दी गई है, 4 नंबर्स आपके सामने लिखे हैं, एक ये है, एक ये, एक ये और एक ये। इन चारों में से जो सबसे अलग होगा, क्योंकि 3 में ऐसा होगा कि एक ही पैटर्न का इस्तेमाल हुआ है, और एक ऐसा होगा जिसमें अलग पैटर्न लगाया गया है, तो आपको उस अलग पैटर्न वाले को ढूंढना है। अब सबसे पहली बात कि पैटर्न कैसे पता करें कि पैटर्न कौन सा इस्तेमाल हुआ। 79 और 9 है, 9, 79 और 7। इसके बाद दूसरा जो नंबर है वो कौन सा है, 6, 41 और 5। इसमें देखते हैं पैटर्न कौन सा लगा है। सबसे पहली बात, यदि सर मल्टीप्लाई करें तो कितना हुआ, 9 7 63 हुआ, 79 बनाना है और 63 हुआ, तो कितने की कमी है दोस्तों, 16 की। अब आपको भी दिख रहा होगा कि यदि 9 और 7 को ऐड कर दे, 9 और 7 को ऐड कर दे तो कितना हुआ, 16। तो 16 यदि इसमें ऐड हो जाए 63 में तो क्या होगा, 79। एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट का हमें पता चल गया। प्लस 9 प्लस 7, तो ये कॉन्सेप्ट इसमें लागू हुआ है। इसके बाद चेक करते हैं कि इसमें भी यही लगा है या अलग है। 6 × 5 प्लस 6 प्लस 5, तो कितना हुआ दोस्तों, 30 प्लस 11, तो सर 41। ठीक है, इसमें भी यही लगा है। तो हमें कंफर्म हो गया कि जब दोनों में पैटर्न सेम है तो एक नंबर और ऐसा होगा जिसमें यही पैटर्न इस्तेमाल हुआ होगा। अब चेक करेंगे थर्ड वाले में, 9 × 6 प्लस 9 प्लस 6, कितना हुआ दोस्तों, 54 प्लस कितना
15, तो कितना हो गया 69। ठीक है, तो तीनों में एक ही पैटर्न का इस्तेमाल हुआ है। अब बचा सर लास्ट वाला, तो लास्ट वाले में यदि हम मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट लास्ट की मल्टीप्लाई और फिर इनको ऐड करना है और आपस में जोड़ देना है, तो कितना होगा 7 8 56। तो सर यहीं पे प्रॉपर हो गया। यदि ऐड करेंगे 7 और 8 15 हो जाएगा। 56 और 15 कितना होगा दोस्तों, 56 और 15 कितना होगा 171। तो 71 होना चाहिए था, 56 है, तो अलग कौन सा है, डी, ऑप्शन डी। और ये दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आपका लॉजिकल रीजनिंग के अंतर्गत आता है। यदि आप क्वेश्चन को देखते हैं एग्जाम में बैठने के बाद, यदि आपका माइंड इस पॉइंट तक पहुंचता है तो ठीक है, नहीं तो इस क्वेश्चन का कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं होता कि इस तरीके से बता देंगे या इस तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। तीनों क्वेश्चन में सेम है, उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। पहला क्वेश्चन क्या है, कटक, चेन्नई, मुंबई और कोच्चि। देखिए इसके लिए आपका जीके स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इन क्वेश्चंस को करने के लिए क्या है कि आपका जीके स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और जीके स्ट्रॉन्ग होने का मतलब ये है कि इनमें से 3 ऑप्शन सेम कंडीशन के होंगे, एक जैसी चीजें होंगी वहां पे उपस्थित, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा होगा जो अलग होगा। अब देखिए यदि मैं बात करूं चेन्नई, मुंबई और कोच्चि की, तो यहाँ पे बंदरगाह है। आपको पता होगा कि यहाँ पे बंदरगाह है, कटक में बंदरगाह नहीं है, कटक में कोई बंदरगाह नहीं है, जबकि चेन्नई, मुंबई और कोच्चि में बंदरगाह है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कटक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, गोल, बैट, विकेट और स्टंप। देखिए बैट, विकेट और स्टंप तीनों क्रिकेट से संबंधित है, जबकि गोल या तो हॉकी में होगी या फुटबॉल में होगी। गोल हॉकी या फुटबॉल में होती है, तो अलग क्या है, गोल। अब बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन की, कृष्णा, नर्मदा, महानदी और गोदावरी। देखिए कृष्णा, महानदी और गोदावरी तीनों बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तीनों कैसी नदियां है, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा और इसके अलावा एक नदी और आपकी ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती नदी ऐसी है जो अरब सागर में गिरती है, तो अलग कौन सा होगा, नर्मदा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 5 दोस्त ए, बी, सी, डी और ई को उनकी ऊंचाइयों के क्रम में खड़ा किया जाता है। तो ऊंचाइयों के क्रम से क्या मतलब है कि सबसे ऊपर सबसे बड़ा, फिर छोटा, उससे फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरीके से। अब इसने क्या कहा है, फर्स्ट लाइन जो दी है आपको गिवन है, बी, सी और ई से लंबा है। बी, सी और ई। अब ये नहीं पता कन्फर्म कि ई सी से लंबा है या सी ई से लंबा है, खाली ये पता है कि बी इन दोनों से लंबा है। फर्स्ट लाइन हो गई। अब आपकी सेकंड लाइन जो गिवन है, सी डी की तुलना में लंबा है और बी सबसे ऊंचा नहीं है। इसने क्या कहा कि सी डी की तुलना में लंबा है। सी जो है वो डी की तुलना में लंबा है, डी की तुलना में लंबा है, और बी सबसे ऊंचा नहीं है। बी सबसे ऊंचा नहीं है, तो सबसे ऊंचा कौन बचा भाई, ए बचा, उसके बाद बी आया होगा, फिर सी, फिर डी और फिर ई। इसी तरीके से तो आए होंगे। एक बार फिर देखना, बी सी और ई से लंबा है। बी के बारे में बात की कि वो सी और ई से लंबा है, ठीक है, तो बी सबसे ऊपर आया होगा इन दोनों से। सी डी की तुलना में लंबा है। देखो सी जो है वो डी से लंबा है, तो सी के बाद डी आया होगा, या आप कह सकते हो कि डी से पहले सी आया होगा। लंबा है और बी सबसे ऊंचा नहीं है। 5 दोस्त है, 4 के विषय में डिटेल दे दी और 5वां कौन बचा, ए, तो सबसे लंबा कौन होगा, ए। अब देखना क्वेश्चन में क्या कहा, इससे आगे इसने बोला है कि दिए गए आयोजन के बारे में निम्न में से कौन सा गलत है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा है कि कौन सा ऑप्शन गलत होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, ए डी से लंबा है। बिल्कुल भाई ए डी से लंबा होगा, करेक्ट है। सेकंड है सी डी से लंबा है। सी डी से लंबा होगा, आपको क्वेश्चन में दिया है, सी डी की तुलना में लंबा है, बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद थर्ड पे चलते हैं, सी पे, बी डी से लंबा है। बी जो है वो डी से लंबा होगा, बिल्कुल राइट बात है एकदम। इसके बाद आपका फोर्थ बचा, चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये ही गलत होगा, फिर भी आप चेक कर लो, ई सी से लंबा है। कहीं ई सी से लंबा है आपको दिखाई दिया, ई तो नीचे है सी के, तो सी से छोटा होगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक कोड भाषा में मैन का क्या मतलब होगा। देखिए
इस क्वेश्चंस के ऑप्शन मैंने आपको नहीं लिखा है, इस क्वेश्चन के ऑप्शन इस तरीके से होंगे, मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। और इस चीज की टेंशन मत लेना कि क्वेश्चन आप लोग कैसे उतारेंगे। इस क्वेश्चंस की जो पीडीएफ होगी वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मैं इसके ऑप्शन बोल देता हूँ एक बार। फर्स्ट ऑप्शन है, दोनों कथनों फर्स्ट और सेकंड में उपलब्ध तथ्य मिलाकर सवाल का जवाब देने के लिए पर्याप्त है। फर्स्ट ऑप्शन जो होगा आपका, उसमें क्या कहा गया है कि यदि फर्स्ट प्लस सेकंड को हम मिला दे तो दोनों मिलकर इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन होगा उसमें क्या कहा, कथन 1 में उपलब्ध तथ्य अकेले ही सवाल का जवाब देने के लिए पर्याप्त है। कथन सेकंड की हमें आवश्यकता नहीं पड़ी, कथन जो 1 है वो ही क्वेश्चन का आंसर देने के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा जो तीसरा ऑप्शन होगा वो होगा, कथन सेकंड में उपलब्ध तथ्य अकेले ही सवाल का जवाब देने के लिए पर्याप्त है। इसका मतलब कि फर्स्ट की आवश्यकता नहीं पड़ी, खाली सेकंड से काम चल गया। अब डी जो लास्ट ऑप्शन बचेगा वो क्या होगा कि दोनों कथनों फर्स्ट और सेकंड में उपलब्ध तथ्य मिलकर सवाल का जवाब देने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसने क्या कहा कि यदि फर्स्ट और सेकंड दोनों को मिला दे तो भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया जा सकता। अब बताना है कि इनमें से कौन सा सही होगा और फाइंड क्या करना है कि मैन शब्द का मतलब होगा क्या। आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो है उस कोड भाषा में वैन बैग मैन का अर्थ है वायलेट ब्राउन मैजेंटा, और सेकंड जो दिया गया है उस कोड भाषा में वैन लैन मैन का अर्थ है वाटर लेमन मैजेंटा। अब देखना दोस्तों, एक चीज देखना, आप लोगों को दिखाई दे रही होगी कि दोनों में सर मैन कॉमन है। दोनों में क्या चीज कॉमन है, मैन कॉमन है। दोनों स्टेटमेंट में मैन कॉमन है। अब दोनों के दोनों जो इन वर्ड्स का मतलब है उनमें भी एक वर्ड कॉमन होगा। अब आप लोग देखो, यदि फर्स्ट वाले में देखें तो मैजेंटा और सेकंड वाले में भी देखें तो मैजेंटा आपका कॉमन है। तो मैन शब्द का मतलब क्या होगा, मैन शब्द का मतलब क्या होगा, मैजेंटा। अब एक बात देखना दोस्तों, यदि हम फर्स्ट का यूज करते अकेले का तो हम मैन शब्द का मतलब नहीं फाइंड कर सकते थे, तो ये कथन सर कैंसिल। अब सेकंड वाले का यूज करते तो भी नहीं कर सकते थे, और दोनों मिलाकर आंसर ना दे ये पॉसिबिलिटी भी नहीं थी। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए, ऑप्शन ए, फर्स्ट वाला जो ऑप्शन होगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। देखो ऐसा क्वेश्चंस जो होता है मोस्ट ऑफ रॉन्ग करके आते हो आप लोग, और इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके यूपीएसआई के अंतर्गत पूछा जाता है। ये जो मेन चैप्टर होते हैं यूपीएसआई के, आप ये कह लो कि जिससे सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है, एक तो है आपका ब्लड रिलेशन, जहां से आपके 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एक है आपका डाटा सफिशिएंसी, यानी कि जिसको बोलते हैं कि डाटा कम है। एक होता है आपकी पूर्व धारणाएं, एक होता है आपका कथन निष्कर्ष। ये चैप्टर आपके ऐसे होते हैं। और एक होता है आपका मशीन इनपुट आउटपुट, मशीन इनपुट आउटपुट। ये क्वेश्चन ऐसे आपको जिन पे आपको ज्यादातर ध्यान देना है, जो लगभग 4 से 5 नंबर के आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों अपना क्वेश्चन देखते हैं। कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा तरीकों से किया जा सकता है। यदि फर्स्ट तरीके की मैं बात करूं तो फर्स्ट तरीका है इसको करने का वेन डायग्राम। वेन डायग्राम बनाने में आपको छोटी सी दिक्कत क्या होगी कि पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा बनती है इस क्वेश्चन में। कभी कभी ऐसा होता है कि वेन डायग्राम में 7-8 पॉसिबिलिटी बन जाती है, 7-8 तरीके से वेन डायग्राम बन जाते हैं इस क्वेश्चन के। तो यदि इस क्वेश्चन का वेन डायग्राम बनाना हो तो किस तरीके से बनाएंगे, सभी चिंगारी आग है। तो चिंगारी क्या है, सभी चिंगारी आग है। ये क्या है आपकी आग। देखो सभी चिंगारी आग है। जब आप अंदर से बाहर की तरफ चलोगे तो कौन सा वर्ड यूज होगा, सभी। सभी चिंगारी आग है। इसके बाद दूसरी जो आपको कथन दिया गया उसमें क्या कहा, सभी चिंगारी लपटे है। अब सभी चिंगारी जो होगी वो लपटे भी है, तो आपकी ये क्या हो गई, ये हो गई आपकी लपटे। चलिए कोई चिंगारी धुआं नहीं है। देखो अब क्या बोला कि कोई चिंगारी धुआं नहीं है, तो एक तरीका तो आपका ये हो सकता है कि धुआं, यदि धुआं चिंगारी नहीं है तो हो सकता है कि धुआं लपटे और आग भी ना हो। और एक पॉसिबिलिटी आपकी ये बनेगी कि चिंगारी तो धुआं नहीं है। इसने क्या बात करी कि चिंगारी तो धुआं नहीं है, तो हो सकता है कुछ आग या लपटे तो धुआं हो।
तो हो सकता है कुछ आग या लपटे तो धुआं हो, ये पॉसिबिलिटी आपकी बनेगी। और इसी प्रकार से क्वेश्चन फंसता है पॉसिबिलिटी जब आप बनाते हो। तो यदि इसके अकॉर्डिंग वेन डायग्राम बना के हम क्वेश्चन का आंसर देंगे तो देखो पहला निष्कर्ष क्या है, कुछ आग लपटे है। तो सीधी सी बात है, जब आप बाहर से अंदर की तरफ चलोगे तो वर्ड यूज होगा कुछ, अंदर से बाहर सभी और बाहर से अंदर कुछ। तो कुछ आग लपटे है, सीधी बात है भाई, जब आग के अंदर लपटे है तो सीधी बात है कि आग लपटे होंगी। चलिए, तो पहला जो आपका निष्कर्ष था वो सही हुआ। दूसरा, कुछ लपटे धुआं नहीं है। देखिए ये पॉसिबिलिटी जो बनी थी ना कि कुछ लपटे धुआं नहीं है, कुछ लपटे धुआं नहीं है। एक ये थी कि धुआं बिल्कुल अलग था, इसमें आप क्या कह सकते हो कि कुछ जो धुआं है वो ना आग है ना लपटे है, ठीक है। और इसमें आप क्या कह सकते हो कि जो चिंगारी है, जो चिंगारी है वो धुआं नहीं है, कि कुछ लपटे धुआं हो सकती है, कुछ लपटे धुआं हो सकती है। तो ये पॉसिबिलिटी आपकी बनती है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका सेकंड भी सही होगा निष्कर्ष। अब बात करते हैं कि इसको सर परफेक्टली कैसे समझेंगे। तो परफेक्टली बेटा आप लोगों ने पढ़ा या नहीं पढ़ा, एक 150 का कॉन्सेप्ट होता है आपका, 150 इनका कॉन्सेप्ट होता है। और वो किस तरीके से होता है, देखो जहां पे सभी का यूज हुआ हो वहां क्या होगा 100 और 50, सभी 100 50। और कोई चिंगारी धुआं नहीं है, इसका मतलब जहां कोई चिंगारी धुआं नहीं है, जहां संपूर्ण कथन ये कह लो कि आप नेगेटिव में चला जाए कि कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है कि कोई चिंगारी धुआं नहीं है, कि एक भी चिंगारी धुआं नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी क्या होगा 100। अब बेटा यदि मैं बात करूं इसके कॉन्सेप्ट पे चले जाऊं कि सर ये किससे कनेक्ट होगा, ये फर्स्ट वाला सेकंड से कनेक्ट होगा, फर्स्ट वाला थर्ड से होगा, तो ये बहुत बड़ा चैप्टर हो जाएगा। बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। क्वेश्चन में क्या कहा, कुछ आग लपटे है। देखो कुछ आग लपटे है, सीधी बात है आग और लपटे, तो कुछ का प्रयोग हुआ तो 50 50 50 50 100 100 से कनेक्ट हो सकता है बेटा, 100 100 से कनेक्ट हो जाएगा, 50 100 से कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि दोनों तरफ यदि 50 50 है तो वो कनेक्ट हो जाए। यदि यहाँ पे मान लीजिए कि चिंगारी 50 होती तो भी कनेक्ट हो जाता, लेकिन यदि यहाँ पे 50 चिंगारी होती तो यहाँ पे भी 50 होती तो कनेक्ट नहीं होता। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। तो कनेक्ट हो गया, तो 50 50 50 50 बिल्कुल सही है। चलिए सेकंड निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। कुछ लपटे धुआं नहीं है, तो कुछ लपटे धुआं नहीं है, सभी की बात नहीं करी गई, या उसने बात नहीं की कोई चिंगारी धुआं नहीं है, इस तरीके की बात नहीं की। जो कंप्लीट नेगेटिव का सेंस था वो नहीं आया। कुछ लपटे धुआं नहीं है, तो 50 100। तो अब देखो धुआं कहां है, धुआं 100 है 100 है, लपटे 50 है 50 है, तो कनेक्ट हो सकता है क्योंकि इसमें चिंगारी कनेक्ट हुई है। तो ये भी पॉसिबिलिटी क्या होगी आपकी सही होगी। तो इस क्वेश्चन के आंसर क्या होंगे, फर्स्ट और सेकंड बोथ फॉलो, प्रथम और द्वितीय निष्कर्ष दोनों अनुसरण करते हैं। तो चलिए दोस्तों जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो इन कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह क्लियर करेंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन में क्या कहा कि वैन आरेख बनाना है किसका, उत्सव, दिवाली और वैसाखी। वैन आरेख के बारे में बात करूं तो देखना किस तरीके से बनाओगे, उत्सव, दिवाली और वैसाखी। उत्सव क्या होते हैं, उत्सव होते हैं त्योहार आपके, और त्योहार के अंतर्गत क्या आता है कि दिवाली भी एक त्योहार है और वैसाखी भी एक त्योहार है। दिवाली भी एक त्योहार है और बैसाखी भी एक त्योहार है। तो आप क्या कैसे बनाओगे, ये हो गया आपका त्योहार उत्सव, इसके अंतर्गत आ गया आपका दिवाली, और इसकी अंतर्गत आ गया आपका बैसाखी। तो किस तरीके से बनेगा इसका, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि यदि इसमें उत्सव बीच में रखे, मान लीजिए फर्स्ट वाला आप मान लीजिए उत्सव, यहाँ पे रखे दिवाली और यहाँ पे रखे बैसाखी, तो इसका मतलब क्या होगा कि कुछ उत्सव दिवाली है और कुछ उत्सव वैसाखी है। ऐसा पॉसिबल है कि कुछ ही हो भाई, उत्सव तो दिवाली भी है और वैसाखी भी है, तो कुछ का तो कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। अब इसकी बात करें, मान लीजिए उत्सव है, ये हो गया आपका दिवाली, तो दिवाली उत्सव जरूर है, लेकिन आप कहोगे सर बैसाखी कहाँ गई। बहुत से इंटेलिजेंट बच्चे ऐसा भी करेंगे ऑप्शन बी की तरह, जिनको यही नहीं पता होगा कि बैसाखी भी एक त्योहार है। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा।
तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन से आपको लग रहा है कि लैंग्वेज बहुत बड़ी है, तो आप लोगों को लिए क्या है कि यूपीएसआई के जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उनमें लैंग्वेज हमेशा बड़ी ही मिलेगी क्वेश्चन में, लेकिन क्वेश्चन बहुत सिंपल मिलेगा। जैसे इस क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। राजेश बिंदु ए से उत्तर की तरफ 5 मीटर चलता है। मानकर चलिए कि राजेश फिलहाल यहाँ स्थित है बिंदु ए पर, उत्तर की तरफ कैसे चलेगा? वो ऊपर की तरफ जाएगा भाई। उत्तर कहाँ होता है? ऊपर। यदि ये डायरेक्शन है तो उत्तर कहाँ होगा? इस तरफ, ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ चलेगा कितना? 5 मीटर। 5 मीटर की यात्रा करता है और बिंदु बी पर पहुंचता है। तो ये कौन से बिंदु पर पहुंचा भाई? बी पर। फिर वो बाएं मुड़ता है और बिंदु सी पर पहुंचने के लिए 6 मीटर चलता है। देखो, जब भी बाएं मुड़ने के लिए आपको बोला जाए तो आपको हमेशा एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, वामावर्त घूमना है, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूमना है। तो इस तरफ घूमेंगे और बिंदु सी पर पहुंचेगा 6 मीटर चलने के बाद। फिर दोबारा वो बाएं मुड़ता है और बिंदु डी पर पहुंचने के लिए 7 मीटर चलता है। अब यहां से फिर वो बाएं मुड़ेगा। तो बाएं मुड़ेगा किस तरफ भाई? नीचे की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि घड़ी की सुई इस तरीके से घूमेगी विपरीत। तो बाएं मुड़ता है और बिंदु डी पर पहुंचने के लिए 7 मीटर चलता है। ये है आपका बिंदु डी और 7 मीटर चला। 7 मीटर चलता है, फिर वो दाएं मुड़ता है और बिंदु डी पर पहुंचने के लिए 9 मीटर चलता है। अब फिर वो दाएं मुड़ा। दाएं मुड़ने का मतलब क्या है कि घड़ी की सुई की दिशा में। घड़ी की सुई कैसे घूमेगी? इस तरीके से। तो किस दिशा में? इस दिशा में। और कितना चला बिंदु ई पर पहुंचने के लिए? 9 मीटर। 9 मीटर। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में? आप बिंदु सी के संदर्भ में राजेश किस दिशा में है? जो बिंदु सी है, यदि यहां से देखे तो राजेश किस दिशा में होगा? यही तो बात पूछी। तो यहां पे आपको क्या बनाना कि दिशाएं बनानी। दिशाएं बनानी। अब यहां से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है और ये लाइन इस पे जानी चाहिए, यहीं पे। तो ये दिशा कौन सी होगी भाई? जो ये सब डायरेक्शंस होती है, या सब डायरेक्शन कौन सी है बताओ? ये होगी पश्चिम और ये होगी आपकी दक्षिण। तो इन दोनों के बीच में कौन सी दिशा होगी? दक्षिण पश्चिम, या फिर आप बोल सकते हो पश्चिम दक्षिण। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका? दक्षिण पश्चिम। ठीक है बेटा, दक्षिण पश्चिम। हमेशा ध्यान रखना कि उसने क्या बोला? बिंदु सी के संदर्भ में। तो बिंदु सी से देखना आपको, कहां पे? बिंदु ई पर। बिंदु सी से यदि आप बिंदु ई पर देखोगे तो वो कौन सी डायरेक्शन होगी? एक सब डायरेक्शन बनेगी जो बीच में होगी किसके? पश्चिम और दक्षिण के। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और ये क्वेश्चन आपको सीरीज दी गई है। देखिए 27, 39, रेशो 644, 16, और ये क्या है आपका? ये क्या है आपका? समानुपात बोलते हैं जिसको। ये क्या है? रेशो। और ये क्या है? प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। 125, 5 और 25। इसमें बताना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। अब देखो कि ये नंबर्स किस तरीके से बनाए गए हैं, इनको देखना आपको। ये नंबर किस तरीके से बनाए गए हैं। यदि इतना बड़ा नंबर आप देखोगे, 2739 लिखा है भाई, इतना बड़ा नंबर आप देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा। इस नंबर के फैक्टर कीजिए, इस नंबर के फैक्टर कीजिए। देखिए 27, 3 और 9। 3 का मतलब 3, 9 का मतलब 3 का स्क्वायर और 27 का मतलब 3 का क्यूब। बन गया भाई। इसमें भी निकालो बीच वाला, 4 का स्क्वायर और 4 का क्यूब। बिल्कुल परफेक्टली चल रही है सर सीरीज, ऐसे ही है। 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब। तो अगला नंबर कौन सा होगा? अगला नंबर कौन सा होगा? बीच में आएगा 6 का स्क्वायर कितना? 36, और शुरू में क्या आएगा? 6 का क्यूब, 216। तो आपका आंसर क्या होगा? 216, 6, 36। अगला नंबर कौन सा होगा? 216, 6, 36। तो आपको देखना है कि ये जो नंबर्स है ये किस तरीके से बनाए गए हैं। अब ये क्या है? आपकी सीरीज है। ये क्या है आपका? अगला क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन है कि पहले 7, 22, 52, 112, इससे अगला नंबर कौन सा होगा। अब इसमें लॉजिक लगाओ भाई। इसमें देखो कि क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई किया गया है इन नंबर्स में, कितना। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? देखिए सीरीज में हम सबसे पहले देखते हैं प्लस करके, फिर देखते हैं माइनस करके, फिर गुना, फिर भाग,
फिर प्लस माइनस गुना भाग जो भी होगा वो करेंगे। देखो 7 और 22 में कितने का अंतर है, प्लस 15 किया गया सर। 22 और 52 में प्लस 30, 52 और 112 में 0, 6 प्लस 60। अब इससे अगला नंबर कौन सा होगा। अब आपको ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है कि यहाँ पे 15, 30 और 60 ये किस तरीके से चले। देखिए 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 और 60 दूनी क्या आएगा भाई 120। अब ऐड करो 112 और 120 कितना हो गया 2, 3, 2, 232 इसका आंसर होगा। और बच्चों इन क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको एक बार मैं फिर बता देता हूं कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगी, वहां से आप कलेक्ट कर लेना पीडीएफ क्वेश्चंस को। तो चलिए अगले क्वेश्चन के विषय में देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर एक कथन दिया गया है आपको, और कथन के अकॉर्डिंग आपको तर्क देना है कि इनमें से कौन सा तर्क सही होगा। कथन पढ़ते हैं। कथन क्या है, क्या सभी शराब खानों को भारत में प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए। क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में जो शराब खाने हैं क्या उनको प्रतिबंधित कर दिया जाए। तो इसके तर्क दिए गए हैं। फर्स्ट तर्क है हाँ, शराब सेवन सबसे अहम मुद्दा है। देखिए शराब का सेवन सबसे अहम मुद्दा आज के टाइम में वो तो है ही, जिसका भारतीय आज सामना कर रहे हैं, विशेष रूप से युवा और निम्न मध्यम वर्ग के लोग। बिल्कुल राइट बात है, जो उन्हें कानून तोड़ने की गतिविधि के सभी स्तरों के लिए प्रेरित करती है। देखिए कानून तोड़ने की जो बात है, कानून तोड़ने की, तो शराब पीकर आदमी कानून तोड़ता है, ये आपको पता होगा। जैसे शराब पीकर ड्राइविंग करना भी कानून का उल्लंघन करना है। मान लीजिए शराब पीकर ड्राइविंग करे और एक्सीडेंट हो जाए तो वो क्या होगा, कानून तोड़ना। तो ये कथन बिल्कुल सही होगा कि हाँ शराब पीने पर जो मध्यम वर्ग और युवा है वो कानून तोड़ते हैं, या कोई भी हो कानून तोड़ते हैं, तो सही है बात। सेकंड की यदि बात करी जाए, नहीं, यह अवैध शराब के कारोबार को पनपने के लिए प्रोत्साहित करेगा। यदि शराब फैक्ट्रियां बंद कर दी जाए तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अवैध शराब का निर्माण शुरू हो जाएगा। जैसे आप लोगों ने सुना भी होगा कि देसी शराब जो होती है, जो खुद बनाई जाती है, उसका अभी भी प्रचलन है, तो वो अवैध ही है। तो ये भी आपका बिल्कुल तर्क सही होगा कि यदि शराब प्रतिबंधित कर दी जाए तो अवैध कारोबार पनपना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा आपका, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ फॉलो, प्रथम और द्वितीय दोनों अनुसरण करते हैं। ठीक है, प्रथम और द्वितीय दोनों अनुसरण करते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और ये भी कथन तर्क का क्वेश्चन है कि आपको कथन पढ़ के तर्क बताना है कौन सा सही होगा। तो कथन पढ़ते हैं, उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी जानी चाहिए अगर कानून की अदालत में उनके खिलाफ आपराधिक आरोप लंबित है। पहली बात तो दोस्तों ये कि अभी आरोप लंबित है, ना कि साबित हुए। साबित नहीं हुए, आरोप क्या है, आरोप लंबित है। लंबित होने का मतलब क्या है कि केस चल रहा है, जब तक केस का जजमेंट ना हो जाए तो ये अपराध उन्होंने अपराध किया है या नहीं किया है ये कंफर्म नहीं किया जा सकता। तो पहला तर्क पढ़ते हैं, हाँ ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने नहीं देना चाहिए क्योंकि पहले से ही कानून का उल्लंघन किया है। यदि वे चुने गए तो उनके उल्लंघन तेज गति से जारी रहेंगे। दोस्तों ये बात बिल्कुल गलत है कि उन्होंने पहले कानून का उल्लंघन किया है, और दूसरी बात ये कि यदि वे चुनाव लड़े गए तो उनके उल्लंघन तेज गति से जारी रहेंगे। जरूरी नहीं है कि वे फिर उल्लंघन करें। तो ये तर्क क्या होगा, ये तर्क गलत होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि केस लंबित है, ना कि साबित हुआ। ठीक है, तो चलिए ये तो नहीं हो सकता। सेकंड की बात करते हैं, यदि वे संबंधित राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव लड़ने के लिए अधिकृत है। मतलब कहने का क्या है इसका, कि जो राजनीतिक दल है उनसे संबंधित, वो चुनाव राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव लड़ने के लिए, जो राजनीतिक दल है उनके द्वारा चुनाव लड़ने के लिए अधिकृत का मतलब क्या हो जाता है कि एक तरीके से प्रतिबंधित कर दिया कि जरूरी है कि वो चुनाव लड़े। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई यदि मैं स्वतंत्र हूं तो मेरी इच्छा है मैं चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं। तो ये भी नहीं हो सकता कि वे अधिकृत हो, जरूरी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ना ही वन, ना फर्स्ट और ना सेकंड अनुसरण करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ना फर्स्ट और ना सेकंड अनुसरण करते हैं।
तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन क्या है मैं पूरा पढ़ देता हूं। एक निश्चित कूट भाषा में पार्लियामेंट को ये के रूप में लिखा गया है, उस कूट भाषा में यूनिवर्सिटी को किस रूप में लिखा जाएगा। क्वेश्चन पूरा क्या है कि पार्लियामेंट को यदि इससे डिनोट किया गया तो यूनिवर्सिटी को किससे डिनोट किया जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन है अल्फाबेटिकल सीरीज का, ठीक है। कोडिंग और डिकोडिंग जो चैप्टर होता है अल्फाबेटिकल जिसमें चलते हैं, उसका क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन वो करेंगे कैसे। सबसे पहली बात, आपको हर एक अल्फाबेट का नंबर पता होना चाहिए, सीक्वेंस नंबर, कि ये किस स्थान पर आता है। जैसे ए की बात करें तो ए 1 पे आता है, इसी तरीके से आई की 9 पे। तो इसके लिए एक सीधी सी चीज क्या है, मैं आपको लिखा दे रहा हूं, एक वर्ड होता है इजोटी। इससे आप याद रख सकते हो पूरी अल्फाबेटिकल सीरीज को। जैसे E5, J10, O15, T20 और Y25। अब देखो जैसे P की बात की जाए, P किसके बाद आएगा भाई, O के बाद। O का है 15, P का होगा 16। इसी तरीके से R 15, O P Q R 15 और 3 18, L 9 पे नहीं आएगा, J K L आएगा 12 पे। इसके बाद A1 M 13, E5 N 14, T20, इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए इसको K 11 और W कितना होगा, W 23, O 15, J 10, H 8, F 6, Q कितने पे आएगा, O P Q 15 16 और 17, H 8, T फिर आएगा 16 पे, और U आएगा किस पे भाई, U किस पे आएगा, T से बाद में। अब एक बात देखो, U T से बाद में आएगा या Y से, S T U, तो 20 के बाद 21। अब देखो, अब इनमें रिलेशन बनाओ। जैसे P से हम K पे गए तो क्या रिलेशन बना, A से हम W पे गए तो क्या बना, R से हम O पे गए तो क्या बना। देखो 16 और 11 में रिलेशन क्या होगा, -5। तो मैं लिख दूं सीधा यहीं पे, मैं ऐसे लिख रहा हूं, देखो -5, 1 और 23। देखिए 23, 24, 25, 26 और फिर 1 आएगा, तो कितना माइनस हुआ, -4। क्योंकि भाई ऐसे ही तो चलोगे। मान लीजिए क्या था ये, W X Y Z और फिर यहाँ पे A आएगा, तो कितना 4 का डिफरेंस है। अब देखिए 18 और 15 तो -3, इसी तरीके से 12 और 10 -2, 9 और 8 -1। अब 1 और कितना हो गया 6, तो फिर +5 हो गया 13 और 13 के बाद कितना है M, हाँ देखिए 13 और 17, 13 के बाद कितना आएगा भाई 17, तो कितना हो गया +4। इसके बाद E के बाद आया H +3, 14 के बाद आया 16 +2 और 20 के बाद आया 21 +1। तो किस तरीके से चला देखो, सबसे पहले -5, -4, -3, -2, -1, फिर +5, +4, +3, +2 और +1। तो अब आपको इनके भी नंबर लिखने होंगे। U किस स्थान पे आएगा, देखो U आएगा 21, N 14, 9, ये यूनिवर्सिटी V है, V यूनिवर्सिटी है तो इसको V बना लो। V किस स्थान पे आएगा भाई, देखो V किसके बाद आएगा, T के बाद, S T U V, तो कितने पे आएगा 22 पे। E5, R फिर 18, S T 19 और I 9, T 20 और Y कितने पे होगा, Y 25। अब देखो कैसे करेंगे, इसमें से -5 करो 16, इसमें से करो 10, इसमें 6 और 22 - 2 20 और 5 - 1 4। इसी तरीके से 18 और 5 23, 19 4 23, 9 और 3 12, 20 और 2 22 और 25 और 1 26। तो यहाँ पे क्या हो गया Z। इसी तरीके से 16 पे क्या होगा, 16 पे देखो, 16 पे P, 10 पे J, 6 पे F E F, हाँ 20 पे होगा T, 4 पे होगा D। अब 23 पे क्या आएगा, 23 24 25 Y, T से बाद में क्या आएगा T U V W, W होगा 23 पे, और 12 पे क्या होगा L, 22 पे क्या होगा, 22 पे होगा भाई S T U V, तो 22 पे क्या होगा V। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, P
JFTDWWLVZ। ठीक है, इसमें आपको क्या देखना था, सबसे पहली बात तो यह है कि आपके सीक्वेंस नंबर याद होने चाहिए। यदि याद नहीं करते तो इजोटी, इस छोटे से वर्ड को याद कर लो, 5 10 15 20 25। इसके बाद देखो जौन सा शब्द जिसके बाद आएगा, इनके बीच में आएगा या इनके किनके बीच में आएगा, उस चीज को देखो। फिर देखना है कि सीक्वेंस क्या चला। 16 के बाद हमने यहाँ पे 15 11 लिया फर्स्ट लेटर, तो -5 का अंतर था। इसके बाद 1 के बाद 23 लिया तो -4 का अंतर था। इस तरीके से अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की थीम। देखो 20 8 5 13 और 5। अब यहां पे देखो कितना हुआ 22, यहां पे 10, G 7, O 9, सॉरी O 15 और G होगा फिर 7। देखो 20 के बाद आपने क्या लिया 22 तो +2, 8 के बाद क्या लिया 10 +2, 5 के बाद +2, 13 के बाद 15 +2 और 5 के बाद फिर 7 लिया तो +2। तो यहाँ पे क्या दिखाई दिया कि हर एक नंबर में 2-2 जोड़ दिए गए। हर एक नंबर में क्या हुआ 2-2 जोड़ दिए। अब इसमें जोड़ो, एक W कितने पे आता है, W आता है भाई 23 पे, फिर 1 और R 18 और D 4। तो इसमें 2 जोड़ो 3, 23 और 2 25, 1 और 2 3, 18 2 20 और 4 और 2 6। देखो 3 पे क्या होगा C, 25 पे क्या होगा, 25 पे क्या होगा, सबसे बाद में आता है YZ, तो 25 पे क्या होगा YCT और यहाँ पे क्या होगा F। तो आंसर क्या होगा CYCTF। तो इस तरीके से आपको देखना है कि क्वेश्चंस में क्या सीक्वेंस उसने लगाया है, कितना जोड़ा है, कितना माइनस किया है, उस चीज को आपको देखना होगा। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो केस स्टडी से है। देखिए केस स्टडी से लगभग यूपीएसआई में 2 से 3 क्वेश्चन वो पूछेगा। आपको एक क्या देगा, एक केस देगा जैसे इस क्वेश्चन में दिया है, और क्वेश्चन बहुत लंबा है इसलिए मैं नहीं लिख रहा। यदि आपको क्वेश्चन चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक है पीडीएफ का, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए मैं क्वेश्चन को पढ़ दे रहा हूं। निम्नलिखित जानकारी का ध्यान से अध्ययन करें और नीचे दिए गए सवाल का जवाब दें। एक प्रमुख अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र ने संपादक के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। क्या किया है कि एक प्रमुख अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र है, एक समाचार पत्र है जिसने संपादक के लिए वैकेंसीज खोली है, आवेदन मंगाए हैं, आवेदन किया है। ठीक है, इससे आगे क्या बोला कि उम्मीदवार के लिए निम्न शर्तों का पूरा करना आवश्यक है। जैसे आप फॉर्म फिल करते हो, ठीक है, कोई वैकेंसी खुली तो उसमें शर्त क्या होती है, कंडीशंस होती है ना, कि क्वालिफिकेशन ये है, रेस इतनी है, हाई जंप इतनी है, ये सब चीज होती है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे एक समाचार पत्र है जिसने संपादक के लिए आवेदन खोला है, तो उसने कुछ शर्तें दी है। तो फर्स्ट शर्त जो है उसने क्या दिया कि उसके पास या तो अंग्रेजी साहित्य में या पत्रकारिता में कुल 60% अंकों के साथ डिग्री होनी चाहिए। तो देखो इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि जो आपको वो देता हो, जो जिस तरीके से लिखे हुए है, कंडीशन दी है, उसी तरीके से आप लिखते चले जाओ। फर्स्ट कंडीशन है या तो अंग्रेजी साहित्य, शॉर्ट फॉर्म में लिखो, या तो अंग्रेजी साहित्य या पत्रकारिता में डिग्री, और कितने अंकों के साथ, 60% अंकों के साथ। फर्स्ट कंडीशन ये है। अब सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। उसके पास उत्कृष्ट मौखिक और लिखित संचार होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, उत्कृष्ट मौखिक और लिखित संचार। इसका मतलब क्या है कि वो बोलने में और लिखने में परिपक्व हो, उत्कृष्ट हो, लिखित संचार। सेकंड कंडीशन ये है। अब थर्ड कंडीशन क्या है, उसने दिया कि उस 1/10/2016 को उसे 21 और 30 वर्ष के बीच होना चाहिए, वर्ष के बीच।
जैसे आप लोग फॉर्म फिल करते हो तो उसमें डेट का भी एक क्राइटेरिया होता है, निर्धारित की जाती है कि जनवरी में इतने वर्ष का होना चाहिए, इतने से इतने का होना चाहिए। जैसे 21 से 30 का होना चाहिए या फिर 18 से 24 का होना चाहिए, इस तरह से क्राइटेरिया होता है ना। तो उसने भी दिया है कि 1/10/2016 को उसे 21 और 30 वर्ष के बीच होना चाहिए। अब देखते हैं इससे अगली कंडीशन क्या दी उसने। इससे अगली कंडीशन है, फोर्थ कंडीशन है, उसके पास एक अखबार में उप संपादक के स्तर पर काम करने का कम से कम 2 साल का अनुभव। तो इससे अगली कंडीशन क्या है कि किसी भी अखबार में उप संपादक के रूप में 2 साल का अनुभव। चलिए, तो ये तो उसकी कंडीशंस थी। अब इसने कुछ और भी दिया आगे कि एक उम्मीदवार के मामले में जो सभी उपरोक्त मानदंडों को पूरा करता है सिवाय। इस सिवाय का मतलब क्या है कि जो सबको पूरा करे लेकिन एक आध छूट जाए, तो उसका इन्होंने एक एक्स्ट्रा कंडीशन दी है, उसको देखते हैं। जो एक्स्ट्रा कंडीशन दी वो दी थर्ड वाले के लिए। देखो इसने एक्स्ट्रा कंडीशन दी इस वाले के लिए, 21 और 30 वर्ष के बीच के लिए। एक कंडीशन दी अलग से कि ऊपर के लेकिन उसके पास अगर समाचार पत्र कंपनी में 5 साल से अधिक काम करने का अनुभव है। यदि ये क्राइटेरिया ना हो लेकिन 5 साल काम करने का अनुभव हो, 5 साल काम करने का अनुभव हो, तो उसका आवेदन अध्यक्ष के पास भेजा जाएगा। तो उसको किसके पास? अध्यक्ष के पास भेजा जाएगा भाई, अध्यक्ष के पास। पहली कंडीशन तो ये दे दी उसने परंतुक में जो कंडीशन दी, और बी एक कंडीशन और थी किसके परंतुक में? चौथे वाले के। इसने दिया था चौथे में क्या कि उप संपादक के रूप में 2 साल का अनुभव। अब इसने कहा लेकिन यदि शैक्षिक स्तर पर 80% से अधिक अंक हासिल किए, यदि उसने शैक्षिक स्तर पर 80% से अधिक अंक हासिल किए शैक्षिक स्तर पर, तो उसके साथ क्या होगा? शैक्षिक स्तर पर तो उसे प्रबंध निदेशक के पास भेजा जाना है। तो उसे किसके पास भेजा जाएगा भाई? प्रबंध निदेशक। देखिए एक बार फिर से क्वेश्चन को मैं रिपीट करता हूं। ये एक समाचार पत्र है जिसने संपादक के लिए आवेदन मांगा है। संपादक के लिए क्या किया? आवेदन मांगा। अब उसने फर्स्ट क्राइटेरिया दिया कि अंग्रेजी साहित्य या पत्रकारिता में डिग्री हो विद 60% अंक। किसके साथ? 60% अंकों के साथ। दूसरा क्राइटेरिया दिया उत्कृष्ट मौखिक और लिखित संचार होना चाहिए, ठीक है। तीसरा दिया 1/10/2016 को उसे 21 और 30 वर्ष के बीच का होना चाहिए। और चौथा क्राइटेरिया दिया उप संपादक के रूप में 2 साल का अनुभव होना चाहिए। इसके अलावा इसने क्या दिया कि एक परंतुक दिया कि यदि थर्ड वाली कंडीशन वो फुलफिल ना करे, बाकी सारी कर रहा हो, तो क्या होगा कि 5 साल काम करने का अनुभव हो उसके पास क्या हो कि 5 साल काम करने का अनुभव हो, तो वो अध्यक्ष के पास भेजा जाएगा। अब एक परंतु और दिया इसने फोर्थ वाले के लिए 80% शैक्षिक स्तर पर, यदि उसने शैक्षिक स्तर पर 80% से अधिक अंक हासिल किए तो उसको प्रबंध निदेशक के पास भेजा जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशंस आपको पता चली सारी। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। मैं खाली लैंग्वेज पढ़ूंगा इन क्वेश्चंस की। क्वेश्चन दिया उनके मामले में क्या निर्णय लेना है 26 वर्ष की दीपिका। एक आवेदन आया जिसमें दीपिका और उसकी एज है कितनी? 26 वर्ष। यदि उसकी एज 26 वर्ष है तो उसने सर थर्ड वाला जो क्राइटेरिया था ना कि 21 और 30 के बीच का होना चाहिए, ये कंप्लीट कर लिया। सीधी सी बात है कि उम्र 26 साल है तो उसने ये क्राइटेरिया कंप्लीट किया। अब आगे जानकारी को पढ़ते हैं। दीपिका ने 66% अंकों के साथ अंग्रेजी साहित्य में स्नातक है। अंग्रेजी साहित्य में स्नातक का मतलब क्या है कि उसे डिग्री है, उसने डिग्री, स्नातक का मतलब क्या होता है? डिग्री।
तो उसने डिग्री ली किसमें, अंग्रेजी साहित्य में, और अंक प्राप्त किए 66%। तो सीधी बात है कि ये भी सर क्राइटेरिया उसने कवर कर लिया। अब तीसरे वाला देखते आगे। वह एक प्रमुख समाचार पत्र कंपनी में पिछले 3 साल से उप संपादक के रूप में काम कर रही है। देखिए इसने क्या कहा था कि उप संपादक के रूप में 2 साल का अनुभव होना चाहिए, लेकिन उसने क्या दिया कि वह एक प्रमुख समाचार पत्र कंपनी में पिछले 3 साल से वो काम कर रही है भाई, 3 साल से, तो उसके पास अनुभव भी है। क्या है, अनुभव भी है 2 साल का, 2 से भी ज्यादा का। उसके पास प्रभावशाली संचार कौशल है। उसके पास क्या है, प्रभावशाली संचार कौशल भी है। तो संचार कौशल भी है, तो उसने सारी कंडीशंस तो फुलफिल कर दी। तो आगे क्या दिया उसने, ऑप्शन नंबर ए, उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाना है। अब आप लोग बताना, उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाना चाहिए, क्यों नहीं होगा सर, सारी कंडीशन फुलफिल है, बिल्कुल होगा। सेकंड ऑप्शन है, उम्मीदवार के मामले को अध्यक्ष के पास भेजा जाना है। नहीं सर, अध्यक्ष के पास तब भेजा जाता यदि उसे 5 साल काम करने का अनुभव होता और इनमें से कोई एक ना होता। चलिए तीसरा, उम्मीदवार का चयन किया जाना है। तो सीधी बात है सर, उसने सारी कंडीशंस फुलफिल की, तो उसका क्या होगा, उसका चयन किया जाएगा, अवश्य किया जाएगा। ठीक है, तो 18वां क्वेश्चन आप लोगों की समझ में आया। क्वेश्चन मैंने पढ़ा, खाली लिखा नहीं, क्योंकि यदि लिखता तो काफी समय लग जाता है इस क्वेश्चन में। चलिए, तो एक क्वेश्चन तो हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखिए ये जो केस स्टडी के होंगे ना, ये लगभग 2 से 3 क्वेश्चन देगा। लैंग्वेज देके आपको केस देके 2 से 3 क्वेश्चन देगा, वो इस पे डिपेंडेड। तो आपको सारे ही सही करके आने हैं। इस तरीके से आप डेटा को कलेक्ट करना। जब ऑनलाइन परीक्षा होगी ना, तो उसमें पता क्या होगा कि इतना बड़ा क्वेश्चन देगा वो कि आप स्क्रॉल को ऊपर नीचे करने में टाइम वेस्ट करोगे। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। जब सबसे पहली लाइन पढ़े तो रफ वर्क की जो शीट होती है ना, उस पे सबसे पहली लाइन को डिनोट कर ले, मोटी मोटी जानकारी उसमें से लिख ले, जो इंपॉर्टेंट जानकारी है। जैसे इसमें लिखी अंग्रेजी साहित्य या पत्रकारिता में डिग्री विद 60% अंक, तो इस तरीके से लिख लो उनको, नहीं तो स्क्रॉल करने में, ऊपर नीचे करने में स्क्रीन को समय व्यतीत हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इसने पूछा कि लतिका ने 90% अंकों के साथ बीए पत्रकारिता पूरी कर ली। एक लड़की है लतिका, एक लड़की है लतिका, जिसने 90% अंकों के साथ बीए पत्रकारिता से पूरी कर ली, पत्रकारिता से पूरी कर ली। तो सीधी बात है सर, इसने फर्स्ट वाली क्वालिफाई कर ली, फर्स्ट कंडीशन जो थी। चलिए पूरी कर ली। वह 1991 में पैदा हुई। अब एक बात बताओ भाई, यदि यह 1991 में पैदा हुई तो यह 2016 को कितने वर्ष की होगी, 2016 को कितने वर्ष की होगी। देखो 16 तो ये हो गए और 9 ये हो गए, 16 और 9 25, तो 25 साल की तो सर ये बेसिकली हो ही गई। तो हो गई तो सर ये इसने थर्ड कंडीशन भी फुलफिल कर दी। अब कंडीशन बची सेकंड और फोर्थ। देखिए आगे क्या दिया, वह संचार कौशल में अच्छी है, वह संचार कौशल में अच्छी है। तो सर सेकंड कंडीशन भी हो गई। अब बात करेंगे फोर्थ कंडीशन की, और क्वेश्चन में इसने इतना ही दिया है कि वह संचार कौशल में अच्छी है, इससे आगे इसने क्वेश्चन नहीं दिया। अब ऑप्शन है आपके ए, उम्मीदवार के मामले को अध्यक्ष के पास भेजा जाना चाहिए। भाई कब भेजा जाता, यदि इन दोनों में से एक करता, इनमें से कुछ भी करता, लेकिन इसने तो कोई सी भी नहीं की, सिर्फ 3 कंडीशन फुलफिल की। 3 ही कंडीशन इसने भरी, लेकिन भरनी कितनी थी, 4। तो पहला तो सर नहीं होगा, इसे अध्यक्ष के पास नहीं भेजा जाएगा। बी ऑप्शन है अपर्याप्त डेटा, कि डेटा ही कंप्लीट नहीं है। तो ये बात बिल्कुल सही होगी कि इसने डेटा ही क्वेश्चन में पूर्ण नहीं दिया, क्योंकि यदि डेटा देता तो इनसे या इनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ वो देता। ठीक है, वो देता कि 6 महीने का अनुभव है, 1 साल का अनुभव है, 2 महीने का, कुछ तो देता, लेकिन उसने क्वेश्चन ही आधा दिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 19वें का, डेटा अपर्याप्त, डेटा अपर्याप्त, डेटा कंप्लीट नहीं है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20।
ये फर्स्ट थी, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा कि कवि कुमारन ने 50% अंकों के साथ बीए पत्रकारिता पूरी कर ली। एक व्यक्ति है कवि कुमारन, जिसने 50% अंक प्राप्त किए और बीए पत्रकारिता पूरी कर ली। कितने परसेंट अंकों के साथ? 50% अंकों के साथ। लेकिन सर कंडीशन ये थी कि उसे 60% अंकों के साथ करना चाहिए था। 60% अंकों के साथ उसे बीए पत्रकारिता करनी चाहिए थी, तो ये कंडीशन उसने फुलफिल नहीं की। और एक बात और बेटा, जब उसने ये कंडीशन फुलफिल नहीं की ना, तो इसका तो कोई परंतुक भी नहीं है कि ये ना हो तो ये हो। जैसे थर्ड का है और फोर्थ का है कि ये ना हो तो ये हो, तो इसका तो कोई परंतुक भी नहीं है, ये तो होना ही चाहिए। 60% अंक तो होने ही चाहिए। तो सर इसको तो सीधी सी बात है कि इसको तो क्या होगा कि चयन किया ही नहीं जाएगा, चयन नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन में देखते ही हो गया कि चयन नहीं किया जाना चाहिए। क्यों नहीं किया जाना चाहिए? क्योंकि उसे सर 60% अंक लाने थे और वो लेकर कितने आया? 50%। तो चयन नहीं किया जाएगा। यदि इसके अलावा वो कुछ देता, यहां पे लिखता कि फर्स्ट के लिए परंतुक है, तो भाई ये ना हो तो ये हो। परंतुक का मतलब क्या होगा कि ये कंडीशन ना हो तो ये हो। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन क्लियर हो गया बिल्कुल, इसमें तो देखते ही पता चल गया। चलो फिर भी आगे पढ़ लेते हैं। 50% अंकों के साथ बीए पत्रकारिता पूरी कर ली। उसके पास एक प्रमुख अखबार समूह में उप संपादक के रूप में 5 साल का अनुभव है। ठीक है सर, 5 साल का अनुभव है, 2 साल का चाहिए था, 5 साल का है। इससे आगे पढ़ते हैं। उसके संचार कौशल अनुकरणीय है, संचार कौशल में उत्कृष्ट है भाई। अब भी सर कंडीशन पूरी नहीं हुई, पहले वाली और तीसरे वाली रह गई, तो चयन नहीं किया जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाना चाहिए। तो चलिए बेटा, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आपके 20 क्वेश्चन हो गए, इसमें 40 क्वेश्चन है एग्जाम में। 20 क्वेश्चंस की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर आप मैथ की भी तैयारी करना चाहते हो यूपीएसआई के लिए, तो आप डीपी सिंह सर की क्लास ले सकते हैं। मैं थोड़ा सा बता रहा हूं आपको डीपी सिंह सर के बारे में कि उनके पढ़ाने का जो मेथड है वो सबसे अलग है। वो अलग ही मेथड से आप लोगों को पढ़ाते हैं और समझाने का तरीका बेस्ट है। और वीडियो का जो आपको लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा वीडियो आपको होम स्क्रीन पर भी शो होगी और इस वीडियो पर भी शो कर रही होगी। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और आप अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्किल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।